नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एसएस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंदर सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला जो चैप्टर था वो मानव तंत्र, वो अपन ने स्टार्ट किया था। और पिछली कक्षा के अंदर एकदम विस्तृत और एकदम इजी कॉन्सेप्ट से अपन ने हर एक तंत्र को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछली कक्षा के अंदर बताया था साइंस एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमेशा एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट रहते हैं। तो अपन ने जो तंत्र थे, जितने भी मानव के तंत्र थे, उनको हर एक तंत्र को अपने बेसिक मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ रहे थे कि अपने रियल लाइफ में क्या वास्तव में तंत्र ऐसे ही काम करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अपन ने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था मानव तंत्र के अंदर पाचन तंत्र। तो जैसे जैसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई होता है उसी प्रकार अपन ने उससे रिलेट करके पढ़ा था। जैसे पाचन तंत्र, तो सबसे पहले अपन खाना खाते हैं, खाना खा लिया, उसके बाद अपने खाने जब खाना ग्लूकोज की फॉर्म में अंदर जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा ग्लूकोज तो ये एटीपी की फॉर्म में जाएगा, तो ऊर्जा की फॉर्म में टूटेगा ग्लूकोज। तो फिर अपन ने पढ़ा श्वसन तंत्र। तो फिर श्वसन तंत्र और ग्लूकोज मिलकर एटीपी का निर्माण किया। इस प्रकार अपने पूरी प्रोसेसिंग के दौरान अपने शरीर के अंदर रक्त खून या फिर ब्लड का निर्माण हुआ। फिर पढ़ा अपने रक्त परिसंचरण तंत्र और अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बाद रक्त परिसंचरण। ये तीनों तंत्र पूरे अपने शरीर के अंदर काम करने के बाद लास्ट के अंदर बनेगा क्या? अपशिष्ट पदार्थ। क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो अपने शरीर के काम के नहीं, जो अपने शरीर यूज नहीं लेता, तो उनको अपना शरीर बाहर निकालेगा। तो वही अपन पूरा सिस्टम किसमें पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। तो हर एक तंत्र अपने रियल लाइफ से कि अपने वास्तविक जीवन में किस प्रकार तंत्र अप्लाई होता है, किस प्रकार तंत्र काम करते, तो अपन क्योंकि एकदम इजी और बेसिक लेवल यही होता है, क्योंकि अपन कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपन हर चीज को याद कर सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है प्यारे बच्चों शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। कौन सा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है ना, जो भी अपने शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बने, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, इन तीनों तंत्रों के दौरान जो भी अपने शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बने उनको बाहर निकालने की व्यवस्था, उन पूरे जो अपने यूज नहीं आ रहे उनको सबको बाहर निकालने की व्यवस्था ही उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं? क्या अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने जो CO2 है ना प्यारे बच्चों, CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से हो जाता है। किससे? फेफड़ों, जो अपने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ लिया। और जो बचे ये तीन, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो ये तीनों नाइट्रोजनी अपशिष्ट तो पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र के अंदर। और जो CO2 है, CO2 अपन ने श्वसन तंत्र के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा देखेंगे, आखिर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं किसे। तो आइए अपन परिभाषा देखेंगे एकदम सटीक तरीके से। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परिभाषा है प्यारे बच्चों कि वह तंत्र जो शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मतलब ये तीनों अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, वह तंत्र जो शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आदि को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करता है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, वही अपना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। तो अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अपन इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीव तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कौन से जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और कौन सा जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पूरा एकदम डिटेल और बेसिक और इतनी आसान तरीके से पढ़ेंगे कि कभी अपने को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमोनिया कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं, यूरिया कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं और यूरिक अम्ल कौन से जीव उत्सर्जित करते हैं। तो आइए, तो जितने भी जीव होते हैं वह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अपने उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मैंने अभी बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तो पहला है, इसके अंदर क्या है? अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र या फिर फॉर्मूला है NH3। सबसे पहला अमोनिया का फॉर्मूला है, फिर सूत्र है NH3। तो इसका उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अमोनिया। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं? तो अमोनिया का उत्सर्जन
एक तो जो जल के अंदर रहते हैं वो जीव, प्लस जो उभयचर जो जल व स्थल दोनों पे रहते हैं। एक तो जो जल के अंदर रहते हैं वो जीव, एक वो जीव जो जल व स्थल दोनों पे रहते हैं अर्थात उभयचर, जैसे मेंढक हो गया, कछुआ हो गया। तो जल में रहने वाले जीव जैसे मछली, उभयचर, उभयचर मतलब कछुआ और मेंढक, ये दोनों के दोनों प्रकार के जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। तो प्यारे बच्चों, अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमोनिया NH3 उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर भरपूर जल की कमी नहीं होनी चाहिए एकदम, जैसे जो अपने जल के अंदर रहते हैं तो उनके जल की क्या कमी है, इसलिए जो जल में रहते हैं, फिर जो जल के टच में रहते हैं, जैसे जल और स्थल मतलब उभयचर दोनों रहते हैं, तो उनके शरीर में तो कोई कमी नहीं रहती है, तो हमेशा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ है यूरिया। कौन सा है, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O। कौन सा है, CH4N2O। तो अब अपन ये देखेंगे यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं। तो वे जीव जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं, या मतलब जो स्तनधारी के अंदर कौन कौन से, पशु और मानव, कौन कौन से, पशु और मानव। अब इनके उत्सर्जन के लिए, यूरिया के उत्सर्जन के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, एकदम नॉर्मल जल की आवश्यकता होती है। जैसे अपन ने अमोनिया में देखा था, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अपने शरीर के अंदर बहुत आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में जल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एकदम नॉर्मल जल की आवश्यकता होती है। तो अपन ने अमोनिया देख लिया, यूरिया देख लिया, अब आगे का अपन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगला नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है यूरिक अम्ल। कौन सा है, यूरिक अम्ल। तो अपन ने अमोनिया देख लिया, यूरिया देख लिया, लास्ट और फाइनल है यूरिक अम्ल। अब यूरिक अम्ल कौन कौन से जीव या फिर कौन कौन से जंतु उत्सर्जित करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से जीव आखिरकार इसका उत्सर्जन करते हैं। तो जितने भी प्रकार के अपने पक्षी है, जितना भी पूरा पक्षी जगत है, वो पूरे का पूरी सरीसृप और कीट, पक्षी, सरीसृप, कीट, जितने भी प्रकार के पक्षी वह सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और पूरी सरीसृप प्रजाति इसका उत्सर्जन करती है, किसका, यूरिक अम्ल का। और जितने कीट पतंग है अपने, जितने भी वायुमंडल में, जितने भी अपने एटमॉस्फेयर इसके अंदर कीट पतंग पाए जाते हैं, वह सब के सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देते, क्योंकि इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार यूरिया के लिए एकदम सामान्य जल की आवश्यकता होती है, अमोनिया के लिए सबसे मतलब अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार अपना जो यूरिक अम्ल है, इसके उत्सर्जन के लिए अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। कभी कभार आपने पक्षियों को एकदम मल त्यागते हुए देखा होगा, एकदम बहुत कम, जब आकाश में उड़ते हैं, आप पर कभी कभार पढ़ा भी होगा, तो एकदम सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, वो होती है यूरिक अम्ल के अंदर। तो अपन ने उत्सर्जन तंत्र की नॉर्मल डेफिनेशन देख ली, एकदम इंट्रोडक्शन देख लिया कि आखिर उत्सर्जन तंत्र है क्या, इसके अंदर कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने एक को एकदम सिंपल और इजी वे में देख लिया कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, और इसके अंदर जल की क्या सिचुएशन रहती है कि जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र तो हर एक जीव के अंदर पाया जाता है, जैसे जंतुओं में पाया जाता है, उभयचर में भी पाया जाता है, सरीसृप में भी पाया जाता है। तो जो अपने काम की चीज है, जो अपने कक्षा 10 के सिलेबस के अंदर है, वो ओनली फॉर मानव उत्सर्जन तंत्र। कौन सा, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आगे अपन पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। तो अब अपने सिलेबस के अनुसार अपन पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। कौन सा, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र में हर एक अंग को इतनी आसान और इतनी इजी वे में उसकी लोकेशन के अनुसार पढ़ेंगे, कौन सा अंग कौन सी जगह, पूरा उत्सर्जन तंत्र एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, कौन सा अंग आखिर कहाँ पाया जाता है, एकदम पूरी सिचुएशन के साथ, पूरी लोकेशन के साथ बता दूंगा। तो आइए अपन देखते हैं, एक बार उत्सर्जन तंत्र का चित्र देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, तो इसके अंदर एक बार इसको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपकी, कौन सा अंग को क्या नाम है। तो सबसे पहले ये चित्र दिख रहा होगा, तो इसके अंदर जो ये वर्कक या फिर किडनी, इसको हिंदी में तो अपन वर्कक बोलेंगे, उसके बाद किडनी बोलेंगे। तो यहाँ से अपना आगे आएंगे तो ये जो नलिका दिख रही है बारीक बारीक, ये एकदम उत्तकों की या फिर बारीक पेशियों की नली होती है, जिसको अपन बोलेंगे मूत्रवाहिनी है। कौन सी, मूत्रवाहिनी है। फिर आगे आएंगे तो ये जो ब्लैडर दिख रहा है, इसको अपन मूत्राशय, और जो लास्ट के अंदर मूत्रमार्ग। तो आइए इनको एकदम सिस्टम से देखते हैं कि कौन कौन से। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र शरीर से तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मानव का उत्सर्जन शरीर में जो भी तरल अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है।
तो अब इसके अंदर अंग कौन कौन से, तो मैंने तंत्र बताया था कि अंगों का एक ऐसा समूह है। तंत्र किसे कहते हैं, अंगों का एक ऐसा समूह जो विशेष प्रकार का काम करता है। अंगों का एक ऐसा समूह है, अंगों का एक ऐसा समूह है जो अंगों का पूरा समूह है। अंगों का ऐसा समूह जो विशेष प्रकार का काम करता है। ये पूरे अंग मिलकर विशेष प्रकार का काम करता है। क्या काम करते हैं, उत्सर्जन का, तो उसे यहाँ पर तंत्र बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में आखिर कौन कौन से अंग काम करते हैं। पहला अंग है वर्कक, वर्कक या फिर किडनी। इसकी लोकेशन क्या है, ये जो दो है ना, एक जोड़ी के अंदर वर्कक पाए जाते हैं अपने, उसके बाद में मूत्र वाहिनियां, तो ये मूत्र वाहिनियां भी एक जोड़ी पाई जाती है, अर्थात दो, एक तो ये इन दोनों को अपन मूत्र वाहिनियां। तीसरा अंग मूत्राशय, कौन सा, मूत्राशय, तो जो ये ब्लेडर दिख रहा है आपको, ये थैलानुमस रंग का, इसको अपन बोलेंगे मूत्राशय। और चौथा और लास्ट के अंदर पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद इस मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। तो आइए अब एक एक अंग को देखेंगे कि वर्कक आखिर इसका रंग क्या है, वजन क्या है, इसकी लंबाई, इसके जितने भी काम है उनको अपन एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है कौन सा, वर्कक अर्थात किडनी। तो किडनी अपने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये है ना अपने 70 से 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करती है। 70 से 80% तरल पदार्थों को उत्सर्जन करती है। तो आइए अपन किडनी की लोकेशन देखते हैं कि अपने मानव शरीर के अंदर किडनी कहाँ पाई जाती है और उनके क्या क्या काम होते हैं, उनका रंग कैसा होता है और उनका आकार किस प्रकार है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या है। तो पहले बच्चों, जो है अपने उत्सर्जन तंत्र है ना, इसके अंदर ये जो दिख रही है ये किडनी है, इसके अंदर ये बायां वर्कक है, ये दायां वर्कक है। किडनी को अपन वर्कक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्कक, वर्कक। तो आइए अब इसकी एकदम बेसिक से इंट्रोडक्शन और बेसिक से जानकारी लेते हैं कि आखिर किडनी है क्या। तो पहले बच्चों, वर्कक और किडनी ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्या है, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी अंग की रहती है। क्यों, क्योंकि ये इसका काम है कि ये शरीर से लगभग 70 से 80%, शरीर से लगभग 70 से 80% तरल पदार्थों का, अर्थात तरल जो भी अवशिष्ट तरल पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकाल, कितने, 70 से 80%। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग है। तो इसकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, एक जोड़ी अर्थात दो होती है, जैसे एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, तो कितने हो गए, दो, दो मतलब एक जोड़ी। इसकी स्थिति क्या है, अर्थात लोकेशन क्या है, तो ये रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती है, जो कशेरुक होती है। जैसे मान लो ये रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होती है। तो हिंदी में देखते हैं कि ये कशेरुक दंड के अर्थात रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है। कैसे होती है, दोनों तरफ पाई जाती है। अब इसका रंग क्या होता है, अब इसका रंग होता है प्यारे बच्चों गहरा भूरा, मतलब एकदम भूरे रंग की पाई जाती है। अपने जो किडनी है उसका रंग कैसा होता है, भूरा, गहरे भूरे रंग की किडनी पाई जाती है। अब इसका आकार देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई तो 4 से 5 इंच है, कितनी है, 4 से 5 इंच। ऐसे तो 4 से 5 इंच है और ऐसे 2 इंच है, कितनी इंच है, 2 इंच है। तो अब इसका काम अपन ने देख लिया, क्योंकि शरीर से लगभग 70 से 80% अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। अब देखेंगे प्रत्येक वर्कर अर्थात एक हर एक किडनी के अंदर असंख्य अर्थात लाखों संख्याओं में पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक अपनी जो वर्कर अर्थात किडनी है उसमें असंख्य अर्थात लाखों संख्याओं में पतली पतली नलिका पाई जाती है, जिसको अपन वर्कक या फिर नेफ्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। तो अब प्रत्येक वर्कक में असंख्य अर्थात लाखों संख्याओं में पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, जिसे अपन वर्काणु या फिर नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन या फिर वर्काणु का भी दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, दो भाग। पहला होता है बोमेन संपुट, दूसरा होता है वर्कक नलिका। तो ये अपने पूरी वर्कक अर्थात किडनी की जानकारी हो गई। अब आपकी यदि बड़ा क्वेश्चन आ गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र को समझाए और इसके साथ किडनी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक तरीके से और जितना आसान भाषा में हो सकता है उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अपन आगे का अंग देखेंगे इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र का अगला अंग देखते हैं। अगला अंग क्यों कौन सा है, तो अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले अपन वर्कक की चर्चा की, वर्कक के बाद में क्या है, मूत्रवाहिनियां। तो अगला अंग कौन सा हो जाएगा, मूत्रवाहिनियां। मानव के उत्सर्जन का दूसरा अंग है मूत्रवाहिनियां। तो मूत्रवाहिनियों की संख्या कितनी होती है वो देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी होती है और इसका काम क्या होता है, कि इनका आखिरकार काम क्या है। तो एकदम पूरा हर एक लोकेशन के साथ देखेंगे कि इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या 2 होती है, एक तो बाईं वाली एक दाईं वाली। तो कितनी होती है, 2 मतलब एक जोड़ी। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अप्रोक्स मतलब लगभग मानते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर। कितने मानते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर। और इनका मेन काम क्या है प्यारे बच्चों, इसका काम क्या है, यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक मतलब
वृक्क अर्थात किडनी से मूत्राशय तक। तो ये मूत्र को, अपने जो मूत्र होता है उसको वृक्क से अर्थात किडनी से मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है? हमारे जो मूत्र होता है उसको वृक्क अर्थात किडनी से मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो इनकी संख्या होगी ये दो अर्थात एक जोड़ी पाई जाती है। इनकी लंबाई होगी 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 से 30 सेंटीमीटर। और इसका काम क्या है? ये जो अपना मूत्र को वृक्क अर्थात किडनी से लेके अपने मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब अपन देखेंगे एकदम हर चीज को एकदम लोकेशन के साथ समझेंगे। अपने वृक्क एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में समझ लिया। मूत्रवाहिनी अपन ने देख ली। अब आगे का अंग है मूत्राशय अर्थात जो ब्लैडर है ना इसका। तो अपन इसकी सिचुएशन देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे और इसके बारे में गहन जानकारी। तो प्यारे बच्चों अब अगला अंग है अपने मूत्राशय। कौन सा है? मूत्राशय। तो अपन ने वृक्क की एकदम वृक्क की डेफिनेशन देख ली, मूत्रवाहिनी की देख ली, और अब तीसरा और अगला है मूत्राशय। तो मूत्राशय क्या होता है इसकी अपन संरचना देखेंगे। तो मूत्राशय अपने उत्सर्जन तंत्र के अंदर ये जो थैलेनुमा संरचना है ना, ये जो थैलेनुमा संरचना है इसको अपन मूत्राशय बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों मूत्राशय क्या होता है? ये एक पेशियों की बनी थैलेनुमा संरचना है। कैसी है? थैलेनुमा। इसको अपन उल्टा करके देंगे तो एक थैलानुमा संरचना दिखेगी। और इसकी स्टोरेज कितनी है, मतलब इनकी कैपेसिटी कितनी है मूत्र स्टोर करने की, कितने ml मूत्र स्टोर कर सकता है? तो 400 से 600 कितनी 400 से 600 ml का स्टोर कर सकते हैं। और इसका काम क्या है? ये मूत्रण में मदद करता है। मूत्रण में मतलब अपने मूत्र का उत्सर्जन करवाने में मदद करता है। तो अपन ने 3 उत्सर्जन तंत्र देख लिए। अब अगला उत्सर्जन तंत्र का पार्ट देखेंगे, अगला अंग देखेंगे कि अगला कौन सा काम करता है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र का लास्ट और अंतिम कौन सा अंग है? मूत्र मार्ग। कौन सा? मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग देखेंगे ये क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों जितनी भी अपनी पूरी प्रोसेसिंग होगी, तो पूरी प्रोसेसिंग के दौरान मूत्राशय के अंदर आके अपना स्टोर हो गया। तो जो स्टोर हुआ उसको मूत्राशय एक पतली नली द्वारा बाहर खुलता है। पूरी जितना भी अपने 400 से 500 ml आके इकट्ठा हो उसको शरीर से बाहर निकालने का जो काम करता है या फिर जो मार्ग होता है वही मूत्र मार्ग कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अपने पूरा उत्सर्जन तंत्र की हर एक अंग का हर एक लोकेशन के साथ अपने जानकारी ली कि आखिर शुरुआत कहाँ से होती है और उसका एंडिंग कहाँ होता है। तो शुरुआत अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी। कौन सा? किडनी। तो सबसे पहले किडनी से शुरुआत होती है उत्सर्जन तंत्र की। किडनी से आते हैं अपने मूत्रवाहिनियां में। ये मूत्र को अपने किडनी से मूत्राशय तक पहुंचाती है। ये हो गया यहाँ आ गया। यहाँ पे 400 से 500 ml जैसे स्टोर होगा तो ये मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहर निकाल देंगे। तो ये पूरी जो प्रोसेसिंग है ये अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का है। तो मैंने इतनी आसान और बेसिक तरीके से और इतनी आसान भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो मेडिकल लाइन की एकदम रीढ़ की हड्डी है। क्या है? तो अपन अगले कॉन्सेप्ट में इतनी बेहतरीन तरीके से अगला चैप्टर लेके आऊँगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।